कई बार किसी इंसान को ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका या तो इलाज मुमकिन नहीं है या फिर इलाज अगर पॉसिबल है तो वो लंबा चलेगा। अभी लंबा कितना होगा? 6 महीने भी हो सकता है, 6 साल भी हो सकता है। तो ऐसे में मरीज क्या करे, उसके घर वाले क्या करें? क्या जो एक ट्रेडिशनल तरीका है इलाज का अस्पतालों का वहाँ जाए, या फिर उनके लिए राहत का कोई और जरिया भी हो सकता है, कोई और ऑप्शन भी हो सकता है? इन्हीं सब विषयों पर आज हमारे साथ बात करेंगी डॉक्टर सुवर्षा खन्ना। धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल डॉक्टर खन्ना का ब्रेन चाइल्ड है और हाल में इन्होंने धर्मशिला राहत मेडिकल सेंटर शुरू किया है जो कि एक पैलेटिव केयर सेंटर है। डॉक्टर खन्ना, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब कोई मरीज जिसके पास लाइफ स्पैन कम हो जाए, इलाज लंबा चले या फिर कह सकते हैं कि इलाज की कोई गुंजाइश ही ना बचे, तो ऐसे हालत में आप मरीजों के लिए क्या करती हैं, क्या सलाह देती हैं उनके घर वालों को? जो सही तरीका है वो हर पेशेंट के लिए अलग अलग होता है। ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि जो मरीज़ हमारे पास आया है उसकी उम्र कितनी है, उसको कौन सी बीमारी है, दिल की है, फेफड़े की है, गुर्दे की है, उसको कैंसर है, कैंसर कौन सी स्टेज का है, उसका कितनी उसके अंदर फैला हुआ है कि नहीं फैला हुआ है। तो ये अलग अलग होता है। कोई हम कहें कि एक हार्ड एंड फास्ट रूल है कि भाई सबके लिए एक जैसा, तो सबके लिए ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर देखने में इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चलता है कि ये जड़ से ठीक करना संभव नहीं है, तो फिर क्या होता है कि जो इलाज करने वाला बंदा है, डॉक्टर है, और जो इलाज करवाने वाला है, उन दोनों के लिए बड़ी भारी मुश्किल हो जाती है। क्यों हो जाती है कि अगर पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो बार बार जा रहा है डॉक्टर के पास और उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही, और बार बार जाके बोलता है डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं हुआ, आपने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, मैं तो वैसा का वैसा ही, कुछ नहीं। डॉक्टर के लिए उस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज होता है ये स्वीकार करना कि पेशेंट को बता दे कि ये क्योरेबल नहीं है। कारण है कि सुनने वाला तैयार नहीं और सुनाने वाला भी हार मानने को तैयार नहीं है। उसकी वजह से कई दफ़ा खामखा में बिना मतलब के इलाज चलता रहता है, बिना मतलब के चलता रहता है, और आखिर में बहुत देर हो चुकी होती है जब तक हमारे पास पहुंचते हैं। तो इसलिए जो पैलिएटिव केयर है, जो ऑल्टरनेटिव है, कि जो क्योरेबल बीमारी नहीं है उसका जो ऑल्टरनेटिव है वो है पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर बेसिकली जिस वक्त बीमारी का डायग्नोसिस होता है, बेशक वो अर्ली स्टेज में ही है, बेशक वो क्योरेबल है, उसी वक्त ये अगर शुरू कर लिया जाता है तो वो एक लगता है कि ये भी टीम का मेंबर है, ट्रीटिंग टीम का मेंबर है, तो मरीज़ भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और जो रेफ़र करने वाला डॉक्टर भी है वो कहता है कि भाई ये इसका डिपार्टमेंट है, ये देख लेगा। तो वो दोनों के लिए सुखदायी होता है। लेकिन जब छोड़ दिए, मतलब आखिर तक उसके साथ खून चूस लिया, उसका दरबादब पैसा उसका खर्च हो गया, दुनिया की कोई दवाई छोड़ी नहीं, और पता है कि उसने असर नहीं करना, तो वो हम लोग कुछ लोग डॉक्टर ऐसे होते हैं कीमोथेरेपी टिल डेथ। तो वो बहुत ही एक गलत चीज़ है कि वो कीमोथेरेपी टिल डेथ देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो मरीज़ को ऐसे हालात के अंदर पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट के साथ, दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि पैलिएटिव केयर शुड बी इंटीग्रेटेड इन द मेन स्ट्रीम लाइन। तो पेशेंट के लिए अच्छा तो वही होगा कि उसको शुरू में ही पैलिएटिव केयर शुरू की जाए। अब पैलिएटिव जब शुरू में होता है तो रोल जो है वो उसका जो क्योरेबल ट्रीटमेंट है उसका इतना जाता है। तो ये अगर इसको नीचे लगेंगे तो ये ट्रायंगल बहुत बड़ा है, ठीक है। अब जब आप पैलिएटिव केयर पे आते हैं तो पैलिएटिव केयर इसका ट्रायंगल तो इतना ही था, पैलिएटिव केयर आगे तक जाती है, बहुत आगे तक जाती है, क्योंकि जो जीवन भगवान ने दिया हुआ है ना उसको तो कोई कम कर सकता है ना कोई बढ़ा सकता है। हमारी जो पैलिएटिव केयर है उसके अंदर तो एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जितना जीवन उसके पास है वो सुखद हो, वो आरामदायक हो, उसमें कोई तकलीफ़ ना आए, और अगर छोटी मोटी तकलीफ़ आ भी गई है तो उसको सहनशीलता सिखाई जाती है, उसके सिम्टम को एड्रेस किया जाता है, चाहे वो तन के सिम्टम हैं, चाहे वो मन के हैं, चाहे वो आत्मा के हैं, किसी चीज़ के भी सिम्टम है तो उनको एड्रेस किया जाता है। जी, अभी आपने जिक्र किया पैलिएटिव केयर का, तो इंडिया में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है।
मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक तो पैलिएटिव केयर एक्चुअल में क्या होता है, कैसे काम किया जाता है, और इससे जुड़ा एक और सवाल है, वो ये है कि मरीज का इलाज करना ज़्यादा आसान है या फिर उसका ख्याल रखना? जैसे आपने कहा कि पैलिएटिव केयर पॉपुलर नहीं है, तो मैं पॉपुलर को नहीं बोलूँगी, अवेयरनेस नहीं है। और अवेयरनेस किस लिए नहीं है? क्योंकि अगर 57 लाख लोगों को पैलिएटिव केयर की ज़रूरत है तो वो 1 to 2% को मिलती है। और वो कहाँ पे मिलती है? वो मिलती है साउथ में, वो मिलती है वेस्ट में। नॉर्थ इंडिया के अंदर हर चीज़ बाद में आती है। ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया। जब हमने पहला कैंसर अस्पताल शुरू करा नॉर्थ इंडिया का 1994 में, तो भी साउथ इंडिया में तो अस्पताल थे कैंसर के, नॉर्थ इंडिया में नहीं थे। अब जब हमने पैलिएटिव केयर शुरू करा तो ये स्टैंड अलोन मल्टीडिसिप्लिनरी नॉर्थ इंडिया फर्स्ट पैलिएटिव केयर सेंटर है। और मज़े की बात ये है कि जनता को तो छोड़िए, डॉक्टरों से पूछो पैलिएटिव केयर क्या है तो उनको ही नहीं पता, पढ़ाई नहीं जाती। अब जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पीछे पढ़ के अब जो है उसके करिकुलम के अंदर MBBS के करिकुलम में भी डाल दिया गया, नर्सेज के करिकुलम में भी डाल दिया गया कि पैलिएटिव केयर है। यही नहीं, अब MD पैलिएटिव केयर भी शुरू हो गई है, DNB पैलिएटिव केयर भी शुरू हो गई है, जो कि पहले नहीं थी, कई सालों तक नहीं थी, अब शुरू हो गई है। जो पैलिएटिव केयर के लिए कोई पेशेंट आता है, ऑफ कोर्स हम लोग जानते हैं कैंसर जैसी बीमारी में लोग ज़्यादा आते हैं इसको लेकर के, और ट्रीटमेंट लंबा चलता है, ट्रीटमेंट महंगा है। कैसे आप इसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाएंगी आम लोगों के लिए? देखिए, जो सबसे ज़्यादा खर्चा चलता है कैंसर के अंदर विशेषकर, तो इन्वेस्टिगेशन इतनी महंगी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। जिस वक्त डिजीज़ क्योरेबल नहीं है तो हमने इन्वेस्टिगेट कर लिया, कोई दुनिया का ना पेट CT छोड़ा, ना MRI छोड़ा, ना CT स्कैन, कुछ नहीं छोड़ा, सब करवा लिया। अब हमें महंगी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत ही नहीं है। अभी हमें बेसिक इन्वेस्टिगेशन चाहिए कि जो हम दे रहे हैं उन दवाइयों को कोई साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा ना हो जाए, तो हम उसको कंट्रोल कर लें, पहले बेसिक इन्वेस्टिगेशन। दूसरा जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो कीमोथेरेपी ड्रग्स के ऊपर होता है। अब कीमोथेरेपी इन्होंने बतेरी ले ली, कारगर नहीं हुई, असर नहीं हुआ, तो अब कीमोथेरेपी देने की ज़रूरत नहीं है, तो कीमोथेरेपी की दवाएं भी बच गई। सर्जरीज 5-5 लाख 10-10 लाख में सर्जरीज होती हैं, अब सर्जरी की भी इनको ज़रूरत नहीं है, तो सर्जरी के भी पैसे बच गए। अगला खर्चा आता है हॉस्पिटलाइजेशन का। तो हमने अपनी पॉलिसी डिसीजन लिया हुआ है कि हमने 10 दिन 12 दिन, हद से हद 15 दिन से ज़्यादा किसी भी रोगी को अपने अस्पताल में नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? क्योंकि पैलिएटिव केयर इज़ ए लाइफ लॉन्ग थिंग। तो वो 8 साल जिएगा कि 5 साल जिएगा कि 10 साल जिएगा, तो क्या वो हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा? नहीं। सो हम उसको लेके आएंगे, उसके सिम्टोमेटिक रिलीफ करेंगे, और फिर जो उसके परिवार वाले हैं या उसके केयर टेकर्स हैं उनको हम ट्रेन करेंगे कि घर के अंदर कैसे इनको संभाला जाएगा। इनकी पैलिएटिव केयर घर में भी हो सकती है, एंड द बेस्ट केयर इज़ ऑलवेज एट होम। बहुत बढ़िया। ये जो आपने अभी कहा कि पैलिएटिव केयर घर में भी मुमकिन है, तो आप जो पेशेंट के साथ, जो उनके घर के बाकी लोग आते हैं, जो उनकी देखभाल करते हैं, उनको किस तरह से ट्रेन करते हैं, क्या समझाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो पेशेंट के रिश्तेदार हैं उनको ये समझाना और उनके जहन में डालना, और वो ताकि वो एक्सेप्ट कर लें, ये ज़िंदगी भर की बात है। 1 दिन की बात नहीं, 2 दिन की बात नहीं, 3 दिन की। तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि, और आपके घर के अंदर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या नहीं मैं नहीं जानती, आप बताइए आपके घर में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। और डिपेंडिंग ऑन कि एक पेशेंट को वो मुंह से खाना नहीं कर सकता, तो हमने नाक से नली डाली हुई है, या हमने पेट से नली डाली हुई है, या उसको कोलोस्टमी बैग यहाँ पे डाला हुआ है, तो इनको घर में भी मैनेज किया जा सकता है। तो उनको ट्रेन करते हैं कि जो नेज़ोगैस्ट्रिक फीड है वो कैसे तैयार करनी है, जो ड्यूडेनोजुजनल हल है वो कैसे तैयार करनी है, और कोलोस्टमी केयर कैसे करनी है, वो सारा सिखाया जाता है। और हम अगर रिश्तेदार खुद नहीं करना चाहते, कोई मेड रखना चाहते हैं, कोई आया रखना चाहते हैं, लेके आओ, हम उनको ट्रेन करेंगे, और वो ट्रेन हो जाते हैं, बहुत अच्छे से ट्रेन हो जाते हैं। कोई वेद मंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आराम से किया जा सकता है। अब किसी का पेशाब रुका हुआ है और उसको पेशाब की नली डाली हुई है, अब पेशाब की नली डाली है तो वो जाके एक बैग में खुलती है, वो ट्रेन किया जाता है कि कितने घंटे के बाद इसको बैग को खोलना है, उसको खाली करना है, खाली करके नापना है कि 24 घंटे के अंदर कितनी दफ़ा खोला, कितने लीटर निकला, कितने लीटर नहीं निकला, और पानी आप कितना पिला रहे हैं, कितना नहीं पिला रहे हैं। तो वो इनटेक आउटपुट चार्ट है, तो वो
बनाते हैं, घर के लोग बना देते हैं। जी, कैसा लगता है जब कोई मरीज आपके पास आता है और वो चेहरे पर एक मुस्कान या फिर एटलीस्ट सुकून लेकर जाता है वापस? तो जिसको बोलते हैं ना कि आत्मा अंदर से गदगद हो जाती है। कुछ लोगों को शायद गदगद का मतलब नहीं समझ आएगा, आनंद ही आनंद है। ऐसा लगता है कि जिस मकसद के लिए आपने काम किया वो मकसद पूरा हो गया। तो जो उस चीज़ की शांति और जो उसका सुख मिलता है वो किसी चीज़ में नहीं मिलता। ये जो भी आपने बताया कि किस तरीके से कैंसर धर्मशिला अस्पताल की शुरुआत हुई, अब ये राहत मेडिकल सेंटर की शुरुआत हुई है, मैं चाहती हूँ अपने बारे में आप कुछ और चीज़ें विस्तार से बताएं, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि जिसने आपको इस सब काम के लिए की तरफ बढ़ाया, कुछ बहुत दिलचस्प किस्सा जुड़ा हुआ हो इससे, कोई भी चीज़। जो सबसे दिलचस्प किस्सा है इस अस्पताल को बनाने के लिए, वो किस्सा है मेरे पिताजी की डेथ के बाद। उनकी डेथ एनिवर्सरी मनाई जा रही थी और पंडित जी ने बोला जी कि बच्चों का धर्म है कि माँ बाप की इच्छाएं पूरी करें। तो वो मैंने जो ही वो सुना तो मेरे मन में तो उठा, वाह, हमने डैडी की सारी इच्छाएं पूरी कर दी, कुछ नहीं छोड़ा। और सडनली मेरे को डैडी की आवाज़ सुनाई जाती है, बेटा एक छत के नीचे। तो वो एक छत के नीचे क्या था कि जिस वक्त मैं डैडी को लेके कभी एक अस्पताल में जा रही हूँ टेस्ट कराने के लिए, दूसरे में रेडियोथेरेपी के लिए जा रही हूँ, तीसरे में बोन स्कैन कराने जा रही हूँ, क्योंकि एक छत के नीचे कुछ नहीं था। तो वो क्योंकि उनके बोनी मेटास्टेसिस थे, तो वो जब एम्बुलेंस उछलती थी तो उनको बहुत दर्द होती थी। तो वो कहते थे एक छत के नीचे डाल दे, तो मैं कहती थी नहीं है। तो फिर जब हवन हो रहा था तो कहा गया कि बच्चों का धर्म है, तो समझ आ गई कि अब कुछ करना पड़ेगा। दैट वाज अ मोटिवेटिंग पॉइंट। आपने बताया कि पैलिएटिव केयर में बहुत सारी बीमारियों की जो है वो उसका एक तरह से इलाज होता है या फिर केयर होती है, तो आप थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे कि कैंसर के अलावा और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि पैलिएटिव केयर के अंदर आती हैं? आप लोगों को आसानी से समझ आए तो मैं शुरू होती हूँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारा दिमाग के अंदर है। तो उसकी दिमागी 3-4 किस्म की बीमारी हैं। उसको पार्किंसोनिज्म बोलते हैं, उसको डिमेंशिया बोलते हैं, फालिज बोलते हैं, पैरालिसिस हो गया। तो दिमाग के लिए ये हो गई। अब हम आ गए हेड एंड नेक। हेड एंड नेक के कैंसर बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, और उसका कारण है तम्बाकू। तो वो हेड एंड नेक के कैंसर आ जाते हैं। फिर हम आते हैं फेफड़ों के ऊपर। तो फेफड़ों के ऊपर जो भी कोई क्रॉनिक इलनेस है, कोई भी क्रॉनिक इलनेस है, ऑब्स्ट्रक्टिव इलनेस है, तो वो उनको सांस नहीं लेने देती, उनके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी पैलिएटिव करती है। फिर आ गया दिल, छाती के अंदर दिल भी है। तो जो दिल है उसकी भी कोई क्रॉनिक है कि उसका बाईपास सर्जरी नहीं हो सकती, उसका स्टेंट नहीं डाला जा सकता, उसका ये नहीं करा जा सकता। तो वो, लेकिन पेशेंट तो जिंदा तो है ना, तो उसकी केयर तो करनी पड़ेगी। उसके बाद नीचे उतरते तो पेट में हमारे जिगर है। तो जिगर की क्रॉनिक सिरोसिस है किसी को वैसे ही लिवर की बीमारी हो गई है, उसके लिए। लिवर के नीचे चलते हैं तो हमारा किडनी है, किडनी का फेलियर हो गया तो किडनी की बीमारी है। इसी तरह हड्डियों की बीमारी है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो लोगों के हाथ पैर मुड़ जाते हैं। छोटे जोड़ों पे ज़्यादा होता है, बड़ों पे नहीं होता, चल फिर नहीं सकते, तो उनकी बीमारी है। तो किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, किसी को कुछ है। तो उसके साथ साथ पैलिएटिव केयर की ज़रूरत उन लोगों को भी पड़ती है जो वृद्ध हो चुके हुए हैं और उनको कोई घर में देखने वाला भालने वाला नहीं है। बच्चे जो हैं वो छोड़ के विदेश में चले गए और घर में कोई देखने वाला नहीं है, वो बेड रिडन हो गए हुए हैं, तो उन लोगों को भी पैलिएटिव केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो इट्स अ वेरी वाइड काइंड ऑफ ए थिंग। मैम, बात अगर पैलिएटिव केयर की करें, कॉन्सेप्ट नया है, खासकर अगर हम लोग इंडिया की बात करें, लोग अवेयर नहीं है, तो कितना मुश्किल होता है किसी पेशेंट को या फिर उसके घर वालों को इस चीज़ के लिए तैयार करना कि वो एक स्पेशलाइज्ड पैलिएटिव केयर सेंटर पर जाए और अपने मरीज को लेकर जाए, उनका इलाज या फिर केयर वहाँ पे कराएं? देखिए, ऐसा है कि बेस्ट तरीका तो ये है कि जो ट्रीटिंग वाला फिजिशियन है वही बोल दे कि अब क्योर नहीं हो सकता, इसको पैलिएटिव केयर की ज़रूरत है, तो वो एक्सेप्टेंस ज़्यादा अच्छी आती है। और जब वो बोल भी देते हैं तो पेशेंट घर जाके रोता है कि मेरे को तो इन्होंने लेवारस बना दिया, 5 साल 6 साल से मेरा इलाज करा रहे थे, आप इन्होंने पल्ला झाड़ लिया। तो वो रोना धोना घर में जाके सबके साथ होता है। फिर जो आजकल की जनरेशन है वो गूगल की जनरेशन है,
फिर वो टक 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 करके देते हैं, तो उनको समझ आती है अच्छा अब ये पैलेटिव केयर है, अच्छा धर्मशाला राहत में, चलो फ़ोन करके पूछते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। तो फिर वो गूगल के थ्रू जो है, गूगल बाबा तो आजकल सबसे बड़ा गुरु है ना तो फिर वो लोग वहाँ से भी आ जाते हैं। और फिर वर्ड ऑफ माउथ से कि भाई हाँ वहाँ पे सेंटर है, या वहाँ पे ये होता है। और फिर जो गूगल रिव्यूज़ आते हैं, जो पेशेंट ठीक होके तो नहीं कहना चाहिए, जड़ से तो ठीक हम कर ही नहीं सकते, लेकिन जिनको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल गया हुआ है, जिनको चैन मिल गया, जिनको राहत मिल गई है, वो गूगल रिव्यू भी देखते हैं, फिर वो भी देख के लोग आते हैं। तो वो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट जो है वो फैलेगा। जब कैंसर अस्पताल शुरू हुआ था तब भी यही था, भागो टाटा, हमारी तो शक्ल देखने को कोई तैयार नहीं था। तो देखा आपने कि डॉक्टर खन्ना ने बताया कि पैलिएटिव केयर कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ, चुनौतियाँ हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि वक्त के साथ ये चुनौतियाँ खत्म होंगी और डॉक्टर खन्ना का जो मिशन है वो कामयाब होगा। लोगों को समझ में आएगा कि पैलिएटिव केयर कितना ज़रूरी है और कहीं ना कहीं लोग अपनी मरीजों को इस तरह के जो पैलिएटिव केयर सेंटर है वहाँ लेकर जाएंगे। डॉक्टर खन्ना, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी विस्तार से जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।